हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। तो मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और बिल्कुल नई और दिल को छू लेने वाली नॉवेल लेकर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो बताइए, क्या आप सब तैयार हैं इस खूबसूरत सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? अगर हाँ, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, इसलिए उम्मीद है कि आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अगले पार्ट्स में मैं इसकी पूरी भरपाई करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए सुनते हैं आज का शानदार और रोमांचक नॉवेल। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादलों का डेरा था और मूसलाधार बारिश की बूंदें पुराने और आलीशान राजपूत मैंशन की खिड़कियों से तेजी से टकरा रही थी। पूरे शहर में इस महल को लेकर तरह तरह की खौफनाक अफवाहें थी, लेकिन आन्या वर्मा के लिए ये महल किसी अफवाह का नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़े और आखिरी मकसद का जरिया था। आन्या ने अपनी ब्लैक हुडी को थोड़ा और आगे खींचा ताकि उसका चेहरा छिप सके। उसके हाथों में उसकी छोटी बहन मीरा की एक तस्वीर थी, जो पिछले एक हफ्ते से गायब थी। मीरा के आखिरी कॉल रिकॉर्ड से पता चला था कि उसकी आखिरी लोकेशन इसी सुनसान इलाके में थी और वे यहाँ किसी आरएसआर से मिलने आई थी। रेयान सिंह राजपूत। आन्या ने धीरे से उस नाम को बुदबुदाया। ये नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते थे। वे इस देश का सबसे अमीर, जिद्दी और बेरहम बिजनेसमैन था। लोग कहते थे कि रेयान से दुश्मनी का मतलब सीधा मौत है, लेकिन आन्या निडर थी। वे एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट थी। अपनी बहन के लिए वे मौत के मुंह में भी कूद सकती थी। उसने बिना डरे मेंशन की ऊंची दीवार फांदी और सन्नाटे को चीरती हुई महल के पिछले रास्ते से अंदर घुस गई। महल के भीतर घोर अंधेरा था। सिर्फ एक दूर के कमरे से बेहद मध्यम रोशनी आ रही थी। हान्या दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बोर्ड था, जिस पर कई पुरानी तस्वीरें और कुछ अजीब से लाल निशान बने थे। लेकिन जिस चीज को देखकर आन्या का खून जम गया था, वो थी उस बोर्ड के कोने में टंगी एक लाल डायरी। वह डायरी किसी और की नहीं, उसकी बहन मीरा की थी। मीरा? आन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह जैसे ही उस डायरी को उठाने के लिए आगे बढ़ी, अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। ठाक! पूरे कमरे में एक पल में गहरा अंधेरा छा गया। आन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने बैग से टॉर्च निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, किसी ने पीछे से उसकी कमर में अपना मजबूत हाथ डाला और उसे एक झटके से दीवार से सटा दिया। एक भारी कातिलाना मर्दाना आवाज उसके कान के पास गूंजी। चोरियां अगर ढंग से ना की जाए तो पकड़े जाने का डर दुगना हो जाता है, मिस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। आन्या ने डरने के बजाय अपनी पूरी ताकत से उस शख्स को पीछे धकेलना चाहा, पर वे किसी चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसके जिस्म से महंगे कोलोन और सिगार की तेज खुशबू आ रही थी। वह अंधेरे का राजा और कोई नहीं, खुद रेयान सिंह राजपूत था। छोड़ो मुझे! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पकड़ने की? हाथ हटाओ अपना! आन्या ने गुस्से में तमतमाते हुए उसके सीने पर अपने हाथ से वार किया। रेयांस ने अंधेरे में भी उसकी आंखों के गुस्से को भांप लिया। उसने आन्या की दोनों कलाइयों को अपने एक ही मजबूत हाथ में दबोच लिया और उसे दीवार से और ज्यादा सटा दिया। दोनों के बीच का फासला अब ना के बराबर था। इस नोक-झोंक में दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मेरी हिम्मत? रेयांस धीरे से हंसा, एक ऐसी गहरी और डरावनी हंसी जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। तुम मेरे घर में बिना इजाजत घुसी हो। ये मेरी जमीन है, मेरा महल है, और अब तुम भी मेरी पकड़ में हो। मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरती, रेयांस। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बहन मीरा यहाँ आई थी।
कहाँ है वो? क्या किया है तुमने उसके साथ? आन्या ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। रेयांश का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने आन्या की कलाई पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर दिया, इतनी सख्त कि आन्या के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। रेयांश उसके चेहरे की ओर करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा काला जुनून चमक रहा था। उसने बेहद कम आवाज में कहा, मीरा के बारे में जानना चाहती हो ना? तो देख लो खुद ही। रेयांश ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और कमरे का मुख्य स्विच ऑन कर दिया। पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई और जो चीज आन्या के सामने थी उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही रेयांश ने कमरे का स्विच ऑन किया, तेज पीली रोशनी में आन्या की आंखें कुछ पलों के लिए चौंधिया गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी, उसके हलक से एक चीख निकलते निकलते रह गई। उसने डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। सामने दीवार पर मीरा की एक बहुत बड़ी तस्वीर टंगी थी, लेकिन उस तस्वीर पर लाल रंग से एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बना हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस तस्वीर के ठीक नीचे फर्श पर खून के कुछ सूखे हुए धब्बे थे और दीवार पर कोयले से लिखा था, जो सच के करीब आएगा वह मिट जाएगा। आन्या का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तड़प कर रेयांश की तरफ देखा, जो अब भी बेहद शांत और पथरीली आंखों से उसे ही देख रहा था। ये क्या है? आन्या की आवाज कांप रही थी, पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने रेयांश का कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोरते हुए बोली, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? वो खून किसका है? बोलो रेयांश, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? रेयांश ने बिना किसी सिकन के आन्या के हाथों को अपने कॉलर से हटाया। उसकी पकड़ में एक अजीब सा ठहराव और ताकत थी। उसने आन्या को अपनी तरफ खींचा, जिससे आन्या सीधे उसके सीने से जा टकराई। चिल्लाओ मत, मिस आन्या वर्मा। रेयांश की आवाज इतनी ठंडी थी कि आन्या की रीढ़ से सिरहन दौड़ गई। उसने आन्या के चेहरे को अपनी उंगलियों से भींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ किया होता तो तुम अब तक जिंदा नहीं बचती। ये महल उन लोगों के लिए कब्रगाह है जो बिना बुलाए आते हैं। तो फिर ये सब क्या है? मीरा की तस्वीर पर ये निशान, ये खून। आन्या ने उसकी आंखों में छिपे काले सच को पढ़ने की कोशिश की। ये एक चेतावनी है। रेयांश ने आन्या को खुद से दूर करते हुए कहा और इस दीवार की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। तुम्हारी बहन एक ऐसी चीज के पीछे भाग रही थी जिसे छूने की औकात इस शहर में किसी की नहीं है, और अब तुम भी उसी दलदल में पैर रख चुकी हो। मैं तुम्हारी इन पहेलियों से नहीं डरने वाली। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, इस पूरे महल की तलाशी करवाऊंगी। आन्या ने गुस्से में अपना फोन निकलवाने के लिए बैग में हाथ डाला, लेकिन इससे पहले कि वह फोन निकाल पाती, रेयांश एक पल में चीते की रफ्तार से उसके करीब आया। उसने आन्या का बैग छीनकर दूर फेंक दिया और आन्या की कमर के गिर्द अपना हाथ डालकर उसे हवा में उठा लिया और कमरे के कोने में पड़े एक भारी सोफे पर पटक दिया। छोड़ो मुझे, ये बदतमीजी है। आन्या ने सोफे से उठने की कोशिश की, लेकिन रेयांश उसके ऊपर झुक गया। उसके दोनों हाथ सोफे के दोनों तरफ थे, जिससे आन्या पूरी तरह उसके नीचे कैद हो गई। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि आन्या रेयांश की हर एक भारी सांस को महसूस कर सकती थी। ये डर और एक अजीब सी आकर्षण का मिला जुला एहसास था। पुलिस? रेयांश के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने आन्या के चेहरे पर बिखरी बालों की लटों को बेहद धीरे से अपनी उंगली से पीछे किया। उसकी छुअन में एक अजीब सी तपीस थी। इस इलाके की पुलिस भी मेरे इस महल की दहलीज लांघने से पहले 100 बार सोचती है। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो आन्या, और मुझे खामोशी पसंद है। तुम मुझे यहाँ कैद नहीं रख सकते। आन्या ने उसकी छाती पर हाथ
रख कर उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की। उनकी इस नोक-झोंक में कमरे का तापमान जैसे और बढ़ गया। केत, रियाज थोड़ा और नीचे झुका। उसका चेहरा आन्या के चेहरे के ठीक सामने था। उसने कहा, तुम खुद चलकर मौत के कुएं में आई हो। अब अगर बाहर कदम रखा तो तुम्हारी बहन की तरह तुम्हारी तस्वीर पर भी लाल निशान लग जाएगा। अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। क्या मतलब? क्या मीरा जिंदा है? आन्या की आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी। रियांस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आन्या की आंखों में आखिरी बार एक गहरा और मालिकाना हक वाला लुक दिया। फिर वे खड़ा हो गया। उसने कमरे की अलमारी से एक लोहे की चाबी निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुको, तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, रेयांस। आन्या सोफे से उठकर उसकी तरफ भागी, लेकिन रेयांस ने बाहर निकलते ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। आन्या ने दरवाजे को पीटना शुरू किया। रेयांस, दरवाजा खोलो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी अंधेरे कमरे में एक सोफे के नीचे से एक अजीब सी सड़सड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई और भी उस कमरे में छुपा हुआ था। रेयांस ने आन्या को कमरे में बंद क्यों किया? क्या वे उसे बचा रहा है या किसी बड़े खेल में फंसा रहा है? और उस बंद कमरे में आन्या के अलावा वे तीसरी आवाज किसकी है? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।